हाँ तो नमस्कार जी, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे सीयूडी चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा मंथन क्यूबी सीरीज का डे नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के अध्याय 1 चैप्टर 1 का। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट तथा 2011 से लेकर के 2024 के बीच इसमें जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है ऑल सब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो हम आपको बतला दें कि ये जो इकोनॉमिक्स चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो जो भी आपके दोस्त साथी इस वीडियो में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास शेयर जरूर करिएगा, तथा जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, उनको बतला दें कि ये जो मंथन क्यूबी सीरीज है, यह खासकर बिहार बोर्ड 2025 मैट्रिक एग्जाम के लिए एक बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका कॉन्सेप्ट तथा ऑल सब्जेक्टिव करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चैनल को आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग का ये जो इकोनॉमिक्स है, इसका फर्स्ट चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें मुख्यतः आपको अर्थव्यवस्था के अर्थ को जानना है, फिर अर्थव्यवस्था के संरचना को जानना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानना है, फिर अर्थव्यवस्था का विकास जानना है, फिर आपको समावेशी विकास के बारे में जानना है, फिर योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जानना होगा आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद आपका वस्तु विनिमय प्रणाली का थोड़ा सा जानना होगा। इसके बाद आपका चैप्टर 2 में मुख्य रूप से उसको पढ़ना है। बाकी आपको राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है, मानव विकास सूचकांक के बारे में जानना है, उपभोक्ता व्यय जानना है, मानव विकास रिपोर्ट जानना है, आधारिक संरचना जानना है। बाकी बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का कारण जानना है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय जानना है। बाकी और कुछ नहीं, इस चैप्टर में आपका इतना ही मेनली जानना है। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, इसीलिए तो यह आपके पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग का हर साल कम से कम 2 मिनिमम क्वेश्चन हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते आ रहे हैं अभी तक। तो आशा है कि आपके एग्जाम में भी यह जो चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लगभग 2 तो आपका क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक आप लोग का 2011 से लेकर के 2024 के बीच में आप लोग का कुल कितना, अभी हम लोग गणना निकालते हैं कि शायद 24 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है, 24 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मेनली समझना क्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें समझेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का आप लोग को जब इसको तोड़िएगा तो ये 2 भाग में टूटता है। एक है आपका अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे अर्थ का मतलब है संपत्ति, धन, पैसा, रुपया, और व्यवस्था मतलब संरचना। व्यवस्था मतलब आपका संरचना, स्ट्रक्चर, ये हो गया व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था हमारा उन सारी क्रियाओं का योग है जिससे हम लोग पैसा कमा कर अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था का जब आप लोग परिभाषा पढ़िएगा तो वह इस प्रकार से होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? चलिए हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं। तो देखिए, आर्थिक से तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि जिसका संबंध जहाँ आर्थिक आ गया उससे समझिए आप लोग रुपया पैसा, और क्रिया मतलब काम। तो वैसा काम जिसके माध्यम से हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है। आय मतलब कि आपको आय के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है, रुपया प्राप्त हो सकता है। तो वैसा काम जिससे हम लोग को आय प्राप्त हो, वह सारा काम आपका आर्थिक क्रिया कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में आपको यही है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब आजीविका मतलब आपका दैनिक जीने का, जिसके माध्यम से हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं।
तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वरना एक और परिभाषा इसका कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समाज में जो भी लेन देन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, वह सारा आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ आप लोग समझ में होंगे। अब हम लोग को समझना है अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में। संरचना, अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में। तो देखिए अर्थव्यवस्था का संरचना हम लोग को क्यों पढ़ना है, ये हम लोग समझ लें। तो देखिए आप लोग का अपने आसपास आप लोगों को देखिएगा तो पैसा कमाने का केवल एक साधन नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस करके कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब करके कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करके कमा रहे हैं। तो आपका काम करने का बहुत सारा, आपका उत्पादन करने का बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारा क्षेत्र है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को के भाग को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया। आपका पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, पहला को प्राथमिक, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, तो यही 3 क्षेत्रों में आपका बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो चलिए अब बारी बारी से हम इन तीनों क्षेत्रों को जान लेते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत किन किन कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो आपका पहला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, तो इस इमेज से तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर कृषि होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र है क्या। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लोग 4 तरह के काम करते हैं लोग। पहला जो आप लोग का काम हो जाएगा कृषि हो जाएगा, कृषि जो कि सबसे प्रमुख है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा पशुपालन, तीसरा हो जाएगा आपका वन, और चौथा हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। तो देखिए इसमें आप लोग सभी कार्य को देखिएगा तो यह कहीं ना कहीं आपका कृषि से रिलेटेड है। खेती बाड़ी आपका कृषि से रिलेटेड है, पशुपालन भी आपका कृषि से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जो भी जानवर का हम लोग पशुपालन करते हैं उसके लिए खाना पाना इकट्ठा करते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर उससे हम लोग दूध या कुछ भी प्राप्त करते हैं। वरना वन से लकड़ियाँ बटोरना, उसके में वन का खेती, लकड़ियाँ बोना, ये सब भी कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर मत्स्य पालन भी आपका कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए यह जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कौन क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र। तो कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछा भी जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र से कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो यही आपको जानना है प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कि इसके अंतर्गत हम लोग कृषि, पशुपालन, वन एवं मत्स्य पालन इत्यादि कार्य करते हैं, और इससे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के बाद आपका दूसरा नंबर पर है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो इसको आप लोग, इसमें 3 तरह के कार्य किए जाते हैं। पहला तो आप लोग का उद्योग हो जाएगा, इसमें उद्योग। दूसरा हम लोग बात किए जाएँ तो दूसरा में आपका इसमें हो जाएगा निर्माण, और तीसरा में आप लोग का हो जाएगा गैस एवं बिजली, गैस व बिजली। इसमें अब ये जो उद्योग हो गया, उद्योग को भी 4 भागों में बांटा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि उद्योग को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा कुटीर उद्योग, फिर आपका हो जाएगा लघु उद्योग, फिर हो जाएगा आपका मध्यम उद्योग, और फिर आपका हो जाएगा बड़े उद्योग। तो देखिए आपका जो द्वितीयक उद्योग है इसमें 3 तरह का आपका कार्य किया जाता है। एक उद्योग में भी आपका कुटीर हो जाएगा, कुटीर यानी कि सबसे छोटा उद्योग जिसमें 1 या 2 आदमी कर सके मिलकर। लघु यानी कि जिसमें एक परिवार मिलकर वह कार्य कर सकते, वह उद्योग कर सकता है। मध्यम उद्योग मतलब कि जिसमें 10-20 आदमी की जरूरत पड़े, और बड़े उद्योग में आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री हो जाएगा। निर्माण की बात करें तो निर्माण के अंतर्गत आप लोग का बहुत सारा चीज़ का निर्माण किया जाता है, वह सब हो जाएगा। और गैस बिजली में आपका हो जाएगा गैस का निर्माण, गैस एवं बिजली का जो उत्पादन होता है वो सब हो जाएगा। तो इसमें आप हर एक चीज़ देखिएगा तो यह सब उद्योग से रिलेटेड है। इसलिए यह जो द्वितीयक क्षेत्र है इसका दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक, क्योंकि इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, उप सेवाएँ किए जाते हैं, तथा गैस बिजली का भी उत्पादन होता है इसी के अंतर्गत। इन निर्माण में आप लोग का खनिज ये सब जो निकाला जाता है यह सब आ जाएगा। तो द्वितीयक क्षेत्र का कोई आपको पूछेगा कि अन्य नाम क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र आप लोग का दीजिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र का अन्य नाम है। चलिए हम लोग अंतिम क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है आप लोग का तृतीयक क्षेत्र।
आपका अगला है तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्टरी सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग का जो कार्य आता है, उन सभी कार्यों में सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा बैंक आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा परिवहन, फिर उसके बाद आप लोग का आ जाएगा संचार, फिर आपका आ जाएगा व्यापार और अंतिम में आपका अन्य सेवाएं जो भी हो जाएगा वो होगा। तो देखिए इसमें बैंक का आपको समझ में तो आ रहा है, जो बैंक होता है वह, परिवहन में आपका गाड़ी बस चलता है वह सब, संचार में आपका हो जाएगा जो एयरटेल जियो इत्यादि कंपनियां हैं वह, व्यवहार में आपका बिजनेस हो जाएगा और अन्य सेवा। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी इसमें कार्य देखिएगा तृतीय क्षेत्र में, वह सब हमारे लिए होता है। बैंक हमारी सेवा के लिए है, परिवहन भी हमारी सुख सुविधाओं के लिए है, संचार भी हमारे सेवा के लिए है, व्यापार भी हमारे सेवा के लिए है। तो सभी चीज़ यहाँ पे जो है ये सब हमारे सेवा के लिए है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है वह सारे हमारी सेवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो इकोनॉमिक है, आपका जो अर्थव्यवस्था है, उसकी संरचना को हम लोग समझ गए। अब संरचना ही केवल हम लोग समझे हैं, अभी अर्थव्यवस्था के प्रकार को नहीं समझे हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार आप लोग को समझना है। अर्थव्यवस्था के प्रकार का मतलब टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो अभी हम लोग समझ रहे थे संरचना। तो संरचना जो था वह आपके उत्पादन के दृष्टि से था। यह जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, यह विश्व के देशों को विभिन्न भागों में बांटती है। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलाइज इकोनॉमी। आपका दूसरा हो जाएगा समाजवादी और तीसरा आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 ठे आपका अर्थव्यवस्था है पूरे संसार में, इन्हीं 3 अर्थव्यवस्था के देश पूरे संसार में उपस्थित हैं। तो देखिए आपको इसी तरह से समझ जाइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें उस देश में जो भी वस्तु होगा, जो भी सेवा होगा, वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। मतलब वहाँ पे सरकार को उतना हक नहीं प्राप्त होगा जितना वहाँ पे बिजनेसमैन को हक प्राप्त होगा। तो वैसे देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ का जो भी संसाधन का स्वामित्व हो वह किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, जापान आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, सब देश आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो वैसा देश जिसमें जितना भी स्वामित्व होगा वह सब सरकार के हाथों में होगा, कुछ भी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। यह सब किस में है, कौन से देश में है, तो यह चीन, क्यूबा आदि देश में पाए जाते हैं। चीन में, क्यूबा में, इन सभी देशों में केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पे जो स्वामित्व होता है जिस संसाधन का, वह सरकार के हाथों में होता है, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं हो पाता है। और अंत में आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्सचर इकोनॉमी। इसमें आप लोग का वहाँ पे बिजनेसमैन भी रहेंगे, मतलब निजी व्यक्तियों के हाथ में भी रहेगा और सरकार के हाथ में भी रहेगा। इसमें आप लोग का मुख्यतः हमारा भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, हमारा पड़ोसी देश, यही सब मुख्यतः आते हैं। इस पूरे संसार में सबसे बढ़िया जो आपका इकोनॉमी पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था, उसको तो आप लोग को बताना होगा कि आप लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था संसार में सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था होता है। तो आशा करते हैं कि आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार के समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर आपका एक अगला छोटा सा एक टॉपिक पूछा जाता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। यह क्या है, तो देखिए समावेशी विकास का मतलब समावेशी विकास। समावेशी को जब आप तोड़िएगा तो यह हो जाएगा सम प्लस आवेशी। तो देखिए सम मतलब सभी, आवेश मतलब रूप से, मतलब समाज के हर एक ऊंचा स्तर, नीचा स्तर, गरीब अमीर, हर एक लोगों को हर एक वर्गों के लोगों को वहाँ का जो भी समान हो, कोई भी लाभ हो वह प्राप्त हो। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वैसा प्रणाली जिसमें कोई भी समाज का अंतिम व्यक्ति तक कोई भी लाभ पहुँच सके, जहाँ पे आपका कोई ऊंच नीच का भावना नहीं देखा जाए। समावेशी यानी कि समान आवेश में जो कार्य होता है, अब समान आवेश का तात्पर्य है कि यहाँ पे ना तो ऊंचा नीचा देखा जाएगा जीवन स्तर, या फिर कोई
आप लोग का प्रक्रिया नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे केवल हर एक वर्ग का विकास के लिए कार्य किया जाएगा, तो वैसा विकास आपका समावेशी विकास कहलाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन इससे भी 2-3 साल पूछा गया है। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन बहुत इस चैप्टर में आपका बहुत ही बढ़िया से समझाया गया है कि आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धि में अंतर पूछा जाता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, विकास एवं वृद्धि में कुछ खास अंतर नहीं रहता है, केवल इसमें पूछा जाता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या क्या है। तो आप लोगों को बस इतना समझ जाना है कि कोई देश पहले से विकसित है, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब विकसित देश हैं, तो उसमें और ग्रोथ होता है, मतलब वहाँ पे और विकास होता है, तो वह उनका जो विकास होगा वह वृद्धि कहलाएगा। ऐसा हमको लगता होगा कि आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम लोग समझाते हैं। देखिए, एक रामू एक लड़का है, ठीक, इसके पास 60 रुपया है, तो इतना भी बहुत खुश है, ठीक। बिजनेस कोई खोला है, इससे 60 रुपया कमाया है, तो इसमें बहुत खुश है, और इसके बावजूद इसे और 5-10 रुपया का कमाई होते जा रहा है, तो इसे वृद्धि कहेंगे हम लोग, कि यह पहले से विकास है इसके पास, मतलब पहले से इसके पास पैसा है और पैसा आ रहा है, तो यह इसे वृद्धि कहेंगे। लेकिन कोई और लड़का हम लोग मान लेते हैं, मतलब राम है कोई, तो उसके पास 2 रुपया है, मतलब इसमें ये खुश नहीं है, बहुत कम रुपया, बहुत कम, इसके मुकाबले ये बहुत कम रुपया है, और इसका 1 या 2 रुपया और इनकम हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे विकास, मतलब यह धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी यह पूर्ण रूप से बढ़ा नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको विकास और वृद्धि में अंतर आ गया होगा। इसको आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि आर्थिक विकास उन देशों में होता है जहाँ पर जो आर्थिक विकास मुख्यतः गरीब देशों में होता है, और आर्थिक वृद्धि मुख्यतः विकसित देशों में होता है। तो हमारा जो देश भारत है, इसमें आप लोग का आर्थिक विकास होगा कि आर्थिक वृद्धि, यह आपको बतलाना है। हम आपको बतला दें, यदि आपको नहीं मालूम हुआ, तो हमारा जो देश है यह एक विकासशील देश है, मतलब विकसित देश नहीं है हमारा देश, इसलिए यहाँ पे हो रहे विकास को हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे, ना कि आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि हम लोग अमेरिका, जापान जैसे देशों को कह सकते हैं, क्योंकि वह पहले से विकसित हैं और उनका और भी ज़्यादा आगे चल के अथी हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर। अब आपका अगला जो टॉपिक है, इसमें योजना आयोग के बारे में बतलाया जा रहा है। तो यह भी एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ लेना है कि योजना आयोग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इसका जो गठन कब हुआ था इसके बारे में पूछा जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो आपको बतलाना होगा मार्च 1950 में हमारा योजना आयोग का गठन किया गया, मार्च 1950 में। यह जो योजना आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उस समय उस देश के जो अधिकारी, जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, उस पद पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वही वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष किसके, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री। इस योजना आयोग का कार्य क्या है, तो इस योजना आयोग का कार्य रहता है आने वाले 5 सालों तक हमारे जो देश है उसमें क्या किस तरह से विकास होना चाहिए, उसका पूरा योजना बनाना। मतलब ये जो आयोग है, आयोग मतलब कमीशन, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले देशों में, हमारे देश में किस प्रकार से विकास होगा, उसका एक आप लोग को योजना बनाना है कि किन किन चीज़ों में पैसा खर्च होना चाहिए, किन किन चीज़ों में पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, किस चीज़ में ज़्यादा विकास की ज़रूरत नहीं है। यही मुख्यतः आपको योजना आयोग का कार्य है। तो यही छोटा सा टॉपिक था आपका योजना आयोग का। अब हम बढ़ते हैं आगे आप लोग का एक छोटा सा, इसमें यह एक बड़ा टॉपिक है, परंतु इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा पढ़ना है आप लोग को राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय आपका जो अगला वाला चैप्टर है, उसमें इसके बारे में आप लोग को बहुत ही एक्सप्लेन में समझना है। अभी आपको शॉर्ट में समझ लेना है कि राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है। तो आपको ऐसे तो समझ में आता है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का आय, तो एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है वही उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब हमारा जो भारत देश है, इसके अंतर्गत प्रति वर्ष जितना भी कमाई हो रहा है, कमाई वह सारा हमारा राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जाता है।
इसी के आधार पर आप लोग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, और राष्ट्रीय आय से ही एक और चीज़ की गणना होती है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसे भी हम लोग को आगे वाला चैप्टर में, अगला चैप्टर में पढ़ना है। हम आपको बतला दें कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका निकालने का एक सूत्र होता है राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। यह एक अनुमान है जो कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का औसत आय निकाल पाता है। ये जो आपका प्रति व्यक्ति आय है, इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही किसी व्यक्ति को, किसी देश को विकासशील, विकसित इत्यादि भागों में बांटा जाता है। इसी के आधार पर हमारा देश अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूर्णतः विकास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है वह है आर्थिक संरचना, आधारिक संरचना भी जिसे हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना। इसका अंग्रेजी में कहते हैं इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधारिक संरचना का तात्पर्य मतलब है कि सुख सुविधाओं से है। मतलब जिस देश की आधारिक संरचना मजबूत होती है उस देश को बहुत ही विकसित माना जाता है। इस आधारिक संरचना में क्या क्या आ जाएंगे, तो आप लोग का आधारिक संरचना में आ जाएगा बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आधारिक संरचना में आते हैं। क्यों? तो इन्हीं सब के बदौलत हम लोग का किसी भी देश का आर्थिक विकास हो पाता है। जब किसी देश में बिजली रहेगा, फिर उसके बाद परिवहन रहेगा, मतलब आने जाने का साधन रहेगा, वरना फिर संचार रहेगा, मतलब जोड़ने का साधन रहेगा, फिर उसके बाद बैंकिंग रहेगा, फिर स्कूल, फिर हॉस्पिटल, यह सब जब तक, फिर कॉलेज भी, तो यह सब जिस देश में होगा तभी उस देश का आर्थिक विकास संभव है। इसीलिए इसे हम लोग आधारिक संरचना कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है उस राज्य को एक विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। उस राज्य में विकसित होना जरूरी है। हमारा जो बिहार है इसे बहुत ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आधारिक संरचना बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हमारा जो अगला एवं अंतिम टॉपिक है कि बिहार की वर्तमान स्थिति। तो हमारा जो बिहार है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक किताब में यही लिखा जाता है, बिहार एक पिछड़ा राज्य। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम लोग जानना है, और इसे कैसे हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं इस पिछड़ा राज्य से, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो उससे पहले हम लोग को जान लेना हो कि हमारा जो बिहार है इसकी स्थिति विश्व भर में कहाँ पे, हमारे देश में इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो हम एक डाटा हम लोग आपके सामने शो करते हैं जिसमें आप लोग का भारत एवं बिहार का पूरा तालिका शो होगा। तो देखिए यहाँ आपके बुकिंग का तालिका है जो कि आपके पेज नंबर 20 में स्थित है, पेज नंबर 20 में स्थित है। इसमें आपका बिहार का स्थिति बताया 2001 के हिसाब से। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या था वह 102.9 करोड़ था। वहीं बिहार का जनसंख्या 8.29 करोड़ है, जो कि ज़्यादा है बाकी सब राज्य के अपेक्षाकृत। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। जनसंख्या जिस राज्य का कम होता है वही ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन जनसंख्या की वर्तमान दृष्टि से हमारा जो राज्य है, हमारा जो बिहार है वह तीसरे नंबर पर है, जो कि इसके लिए एक बुराई की बात है। क्योंकि जितना जनसंख्या फैलेगा वहाँ पे का जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन होगा और वह राज्य ज़्यादा पिछड़ा होगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमारा यहाँ ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए एक निगेटिव बात है। फिर आपका जनसंख्या वृद्धि दर, तो आप देखिएगा भारत का जहाँ 1.9% था वहीं पे हमारा 2.5% था। जितना भी खराब चीज़ है वह सब बिहार का ज़्यादा रहेगा। साक्षरता दर देखिएगा तो भारत का 65% है, वहीं बिहार का 47%, यह भी खराब है। साक्षरता दर का मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या। साक्षरता पुरुष की बात करें तो भारत में 75%, वहीं बिहार में बस 60%, यह भी हमारे लिए नेगेटिव बात है। फिर साक्षरता स्त्री 54% भारत में, परंतु हमारे बिहार में 33%, यह भी खराब बात है।
वार्षिक विकास दर भारत का 6%, वहीं बिहार का आधा भी नहीं है 2.7%, यह भी नकारात्मक चीज़ है। कृषि विकास दर भारत का 2.7%, वहीं बिहार का 1.5%। कृषि में भी बिहार पिछड़ा है, जबकि बिहार का लोगों का सबसे प्रमुख रोजी रोजगार का माध्यम कृषि है, उसमें भी बिहार पिछड़ा है। फिर कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता देखें तो भारत में 60%, वहीं हमारे यहाँ 73% लोग कृषि पर निर्भर हैं, परंतु यहाँ पे कृषि का विकास दर एकदम न्यून है। मतलब जहाँ भारत का 2.7 है, वहाँ बिहार का 1.5 है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या भारत में 26%, वहीं बिहार में 42%। लगभग आधा जनसंख्या यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे रहता है। प्रति व्यक्ति आय बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति आय उस टाइम पे 13,000 रुपये था, वहीं बिहार का बस 3,000। तो देख सकते हैं हर एक चीज़ में बिहार नकारात्मक है। ये सब किस कारण से है? तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण किन किन कारणों से हमारा जो बिहार है वह आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य कहलाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के पिछड़ेपन का कारण। तो इस बिहार जो हमारा इसके पिछड़ेपन का बहुत सारे कारण है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से हर एक कारणों को जान लेते हैं। पहला सबसे कारण है आप लोग का जनसंख्या। जैसा कि हमने आप लोग का रिपोर्ट अभी दिखलाया, उसमें भारत का जनसंख्या के मुकाबले बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है और ऊपर से जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा है, जो कि बिहार के लिए नकारात्मक बात है, क्योंकि जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगा उस राज्य में जो संसाधन है उसका उपयोग ज़्यादा होगा। तो यह भी हमारा आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। फिर दूसरा आपका आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना हमने अभी आप लोगों को बताया, आधारिक संरचना क्या है? वही आधारिक संरचना का अभाव है हमारे यहाँ, क्योंकि आप जगह देखिएगा यहाँ जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ पे परिवहन का उतना उपलब्ध साधन नहीं है, हर एक जगह टावर नहीं है, संचार का माध्यम नहीं है, फिर सभी जगह स्कूल नहीं है, सभी जगह कॉलेज नहीं है, सभी जगह हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्थिक आधारिक संरचना का अभाव है। तीसरा बात करें तो हमने आप लोगों को बतलाया, अभी दिखाया रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है। कृषि पर लगभग 42% लोग निर्भर हैं, चूँकि ऊपर से कृषि भी हमारे यहाँ पिछड़ा है, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा बात है कि कृषि पर हमारे लोग निर्भर हैं। तो कृषि को कम से कम विकास होना चाहिए, लेकिन कृषि में भी यहाँ पे विकास नहीं है। वरना आप देखिएगा तो हमारा जो बिहार है यह प्रतिवर्ष 2 आपदाओं में हमेशा चपेट में आता है। पहला आपका सूखा और दूसरा आपका बाढ़। इन दोनों के चपेट में हमारा बिहार जरूर आता है। हमारे उत्तर साइड में कोसी नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ ला दिया जाता है और हमारे दक्षिण साइड में सूखा आ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम नदियाँ हैं, और जो कि हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। बाकी हम लोग का कारण है छठा, गरीबी। हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, यह भी बहुत ही प्रमुख कारण है। वरना आप लोग का कारण है खराब विधि व्यवस्था, यह इसे हम सबसे प्रमुख कारण समझते हैं। या फिर आपका एक और है कुशल प्रशासन का अभाव। यह जो आपका कारण है यह बहुत ही प्रमुख कारण है हमारे बिहार के पिछड़ेपन का। और यह जो कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, इसमें कुशल प्रशासन और खराब विधि व्यवस्था में सभी लोगों का हाथ नहीं है। कुछ गिने चुने 2-3 लोग हैं जो कि हमारे बिहार को मिलकर पूरा बर्बाद रखे हैं। हमारे जो नेता हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वह यहाँ के पुलिस पे ऐसा दबाव डालते हैं कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह सब कुछ कारण थे हमारे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के। अब कोई आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय लिखना है, तो इस उपाय में आप यही लिखिएगा कि आपका जो जनसंख्या है, आपका जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण लिखना होगा आप लोग को। आधारिक संरचना मजबूत बनाना होगा। फिर कृषि का विकास करना होगा, चूँकि कृषि पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं, इसलिए कृषि पर विकास करना होगा। फिर आपका बाढ़ एवं सूखा का प्रबंधन करना होगा। नदियाँ निकालनी जानी चाहिए दक्षिण भारत में, तथा उत्तर भारत में जगह जगह पर बांध बनाना चाहिए ताकि बाढ़ पर नियंत्रण हो सके। गरीबी दूर करने के लिए यहाँ के नेताओं द्वारा, यहाँ के सरकार द्वारा
उद्योग धंधे का स्थापना करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले और लोग गरीब ना हो। फिर आपका विधि व्यवस्था को कुशल बनाना होगा, आपका कुशल प्रशासन होना चाहिए जिससे कि हमारा जो बिहार है इसका पिछड़ेपन को दूर किया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से आपका बिहार जो है पिछड़ा है और बिहार को पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय भी यही सब है। बाकी आपका जो ये जो चैप्टर है इसमें कुल इतना ही टॉपिक था। अब हम लोग फटाफट से इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लाते हैं और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं। तो देखिए हम लोग जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में कि यह जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से। इस चैप्टर का लगभग अभ्यास प्रश्न आप लोग देखिएगा तो लगभग A to Z प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 थे प्रश्न आपका टोटल पूछा गया है और जबकि आपके चैप्टर में केवल 10 ही प्रश्न दिए गए हैं। मतलब 2 प्रश्न को छोड़कर A to Z प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और यही नहीं, यह जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन एक बार नहीं 2 या 3 बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। हम आपको बतलाते चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका कितना कौन कौन साल पूछा गया है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप लोग के यह बुक के नाम पे भी है, आपका बुक है अर्थव्यवस्था, इसलिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको कब कब पूछा गया है, तो आपका 2013 में पूछा गया है इस प्रश्न को। 2013 के बाद 2019 में भी पूछा गया इस प्रश्न को। 2019 के बाद 2021 में पूछा गया है, 2021 में, और फिर 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया। यानी कि 4 साल इस प्रश्न को पूछा गया है, 13, 19, 20 और 21 और 20। फिर उसके बाद आपका प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इस प्रश्न को भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। एक बार 2022 में पूछ लिया गया है और एक बार 2024 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। हम लोग उस प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते हैं जो कि 2 बार या 2 बार से ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह भी आपका 2 बार पूछ लिया गया है। सतत विकास की बात करें तो यह आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया भाई, तो 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, फिर 2022 के बाद 2024 में पूछा गया है। यानी कि 3 साल इस प्रश्न को पूछा गया है आपका। फिर आर्थिक नियोजन जो है इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, 2011, 2021 में, फिर उसके बाद 2022 का प्रथम पाली में और 2022 के द्वितीय पाली में। तो 4 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। और आपका जो आर्थिक संरचना क्या है इस प्रश्न को 3 बार पूछा गया है, 2016 में, 2018 में और 2019 में। तो आपने देखा कि आप इसका जो इतना था ये सब 2 नंबरिया प्रश्न पूछा गया, 2 नंबर का। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 साल तो आपका पूछा गया है इसी चैप्टर का क्वेश्चन, 16 साल। और फिर उसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, जो कि आपका 6 नंबर का होता है। यह इसमें आप लोग का अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इसे कितनी भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न को आपको 2 बार पूछा गया एग्जाम में, एक बार 2015 में पूछा गया है, एक बार 2021 में पूछा गया है। फिर उसके बाद आपका है आर्थिक विकास क्या है, और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। अभी हमने आपको बतलाया भी था आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, वही प्रश्न है। इस यह जो प्रश्न है आपका, इसको एग्जाम में 2 बार इसे भी पूछा गया आप लोग का, 2012 में और 2013 में, 2 साल पूछा गया इस प्रश्न को। और आपका अंतिम जो प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2017 में, 2019 में और 2021 में। तो यह कुछ आपके प्रश्न थे, 6 3 आपको 5 3 8 थे प्रश्न हैं। चलिए अब 8 प्रश्न का उत्तर को हम लोग बारी बारी से आप लोग को दिखला देते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वह अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यह हमने आपको पहले ही बतलाया था। यही आपका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। यह 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग का एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला जो दूसरा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति और सरकार दोनों का स्वामित्व हो। तो आप इस प्रकार से इसका लिखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था
माफ करिएगा, आपको लिखना मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति है। मध्यम मार्गी प्रवृत्ति मतलब दोनों के मध्यम में स्थित है, दोनों का कार्य करता है। इससे अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता का जन्म देना या बयाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना है। इससे यह आपका अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य भी पूछेगा तो आप इसी को लिख दीजिएगा, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इतना आप लिख सकते हैं, वरना आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का स्वामित्व हो, उससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है कि सतत विकास क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सतत विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के विकास बीज भी पीछे छिपे होते हैं। इस प्रकार के विकास बगैर भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यताओं को प्रभावित किए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। ऐसी सोच इस कारण विकसित होने लगती है, वर्तमान मानव प्रवृत्ति द्वारा दिए गए संसाधन का दोहन आपस में प्रतिद्वंदी की तरह करने लग गया है। तो देखिए, यह जो आपका सतत विकास है, इसका अर्थ यही होता है कि आपके पास जो संसाधन है उसका उपयोग कल आप ही मत करिए, आपके आने वाले पीढ़ी, आपके भविष्य पीढ़ी के लिए उसे बचा करके रखिए। वो उसी प्रक्रिया को हम लोग सतत विकास कहते हैं। यह सतत विकास की इसलिए लाया गया है, सतत विकास की प्रक्रिया, क्योंकि आज के ज़माना में विभिन्न देश या विभिन्न लोग अपना प्रतिद्वंदी यानी अपने कॉम्पिटिटर, अपने दूसरा लोग को देख करके अपना जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन कर रहा है। अब ये सोच रहा है कि हम बड़ा दिख जाए, अपना सारा संसाधन दोहन कर ले, अपने भविष्य पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा कर रखें। तो इसीलिए इस सतत विकास की अवधारणा को अपनाया जाता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को लोग भी वही संसाधन प्राप्त हो सके जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सतत विकास क्या आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा उत्तर। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि देश की प्राथमिकता को ध्यान रखकर देश में प्राप्त आर्थिक संसाधन का उपयोग विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में किया जाए। ऐसी क्रियाएं पहले से सोच समझकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधन का नियोजित एवं समन्वयित तरीके से उपयोग किया जाए। इसमें मानव विकास का भी कार्य लगाना पड़ता है। यदि हम एक वाक्य में कहना चाहें तो आर्थिक नियोजन का अर्थ देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधनों को विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करना है। तो देखिए, यह जो आर्थिक नियोजन है इसका अर्थ यही होता है कि आप लोग का जो देश में जो भी संसाधन सीमित है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, उसका उपयोग उसी जगह किया जाए जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वरना बिना काम का किसी भी चीज़ का दोहन ना किया जाए। जहाँ पे जिस चीज़ का उपयोग है उसका समय अनुसार ही उसका उपयोग किया जाए, यही आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका उत्तर लिख लीजिए या फिर आपको नोट्स में यह प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न है 5वां, आधारभूत संरचना क्या है। तो देखिए, आधारभूत संरचना गैर आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों होती हैं। पहली श्रेणी में वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार तथा द्वितीय श्रेणी में शिक्षा, नागरिक सेवाएं आदि की गणना होती है। आर्थिक विकास से आधारभूत संरचना का गहरा एवं प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ पे आपको आर्थिक संरचना नहीं, आधारभूत संरचना बताया जा रहा है। तो हमने आपको बताया आधारभूत संरचना से हमारा जो आधारिक आपका जो विकास है वह प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो उसका परिभाषा आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो आपको जो भी 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा गया था आज तक वो हमने करवा दिया। अब आपका 3 प्रश्न बचे हैं, वह सब आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है आज तक। तो चलिए अब उन तीनों प्रश्नों को लाते हैं आपको और बारी बारी से सभी को करवाते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या तात्पर्य है तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने आप लोगों को बतलाया कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उत्पादन के विभिन्न साधनों के इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया होती हैं। उदाहरण में हम कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि के नाम से कहते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आती है। इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, अन्य वस्तुओं का संग्रह, प्राप्ति जैसे व्यवसाय आ जाते हैं। यह सब ग्रामीण के जीवन आधार पर है।
द्वितीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों का निकाला जाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन करना, पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ ही बिजली उत्पादन के काम भी आते हैं। इस दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपको बैंकिंग तथा बीमा इत्यादि कार्य आते हैं। तो हमने आपको अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में ढंग से समझा दिया है, जिसमें आपको हमने हर एक जानकारी बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो उसे आप यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। तो यह हमने आपको बतला दिया है। आपका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिमाण है। गमचर और वादलिन में शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाना है। साहित्यिक दृष्टि से विकास एवं वृद्धि में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र विकास एवं वृद्धि में अंतर बतलाता है। अर्थशास्त्र में वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास का व्यवहार विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में किया जाता है। अतः यदि धनी देश की आय बढ़ती है तो वह आर्थिक वृद्धि है, और जब निर्धन देश की आय स्तर बढ़ता है तो वह आर्थिक विकास का घोतक है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा गया है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना है। साहित्यिक दृष्टि मतलब लिखावट के ढंग से या हिंदी एवं अन्य विषयों में आर्थिक विकास एवं वृद्धि जैसे शब्दों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें विकास एवं वृद्धि में अंतर है। विकास का जो आपका वृद्धि शब्द का प्रयोग ये सब विकसित राष्ट्रों में होता है। हमने पहले भी आपको बताया कि वृद्धि का उपयोग विकसित राष्ट्रों में हो जाएगा, जबकि विकास जैसे शब्द का उपयोग विकासशील राष्ट्रों में किया जाएगा। यदि धनी राष्ट्र, जिसे विकसित राष्ट्र भी कहते हैं, उसमें आय बढ़ती है तो वह आर्थिक वृद्धि कहलाएगी, और जब निर्धन देश यानी कि विकासशील देशों की आय स्तर बढ़ता है तो वह आर्थिक विकास कहलाता है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से अंत तक लिख दीजिएगा। चलिए अब हम तीसरे एवं आपका अंतिम एवं 8वां प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसे दूर करने के उपाय। तो हमने दोनों चीज़ आपको बतला दिया है। आपको केवल लिख देना है कि आर्थिक पिछड़ेपन का कारण आप लोगों को पहले लिख देना होगा कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, और उसके बारे में इतना लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव, फिर उसके बाद आधारिक संरचना के अभाव के बाद कृषि पर निर्भरता आप लिख सकते हैं। फिर बाढ़ एवं सूखा से क्षति, फिर उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन एवं आपको लिखना होगा जनसंख्या पर नियंत्रण। और इसी में हम लोग लिखे हैं कि इसको दूर करिएगा तो इसे दूर हो जाएगा। तो यही आपका लिख देना है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय तथा क्या क्या कारण है। तो इस प्रकार से हमने आपका ये जो चैप्टर था इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज एक ही वीडियो में आपका पूरा जो चैप्टर 1 है, आप लोग का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया। अब इसका नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप लोग नोट्स कैसे लीजिएगा, तो हम नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मिल जाएगा। हमारे उस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना होगा आप लोग को, और उसमें आप लोग को मैसेज केवल करना होगा AP लर्निंग, वरना कुछ भी आप मैसेज करिएगा तो आपको सारा का सारा नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। आज की क्लास कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं वह कम से कम रिकॉर्डर देख लें, इसलिए उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।